एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव आसान होता हुआ दिखता है, या इस नैरेटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का एक कॉकटेल भारतीय जनमानस को इस ओर इशारा कराने के लिए मजबूर करते हुए दिखती है। इन बातों को समझने से पहले उन कुछ बातों को जानना जरूरी है। इन बातों को समझने से पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है और कुछ नैरेटिव को समझने की जरूरत है। क्या सचमुच छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए दिखती है? बातों को समझने से पहले लोकसभा के आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि राजस्थान की बात की जाए तो 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत गई थी और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई थी। और बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो 11 संसद में उनका 9 सांसद चुनकर चले गए थे। तो क्या सिर्फ 3 सांसद ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ इन राज्यों में दिखेगा? क्योंकि 1 सीट मध्य प्रदेश में और 2 सीट सिर्फ और सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ में, यानी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस को नुकसान होती हुई दिखती है 3 राज्यों के एतबार से। है ना कुछ अलग सोच, अलग बातें। 3 सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को इस तरह से गढ़ने में रच गई है, बस गई है और पूरी नैरेटिव को सेट करने में जुट गई है कि वो सब कुछ फतह करता हुआ दिखता है। और जब जेपी नड्डा अपने राज्यों में 55 दिन का टास्क उनके प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के दूसरे लोगों को देते हैं, क्योंकि 55 दिन के अंदर में अपने सारे टास्क पूरा कर लेना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना लिए जाएंगे तो संभव है कि चुनाव पर कुछ फैसले आ जाएं। कहा तो यह भी जा रहा है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होता हुआ दिखता है और उनको चुनाव जीतना पहाड़ जैसे महसूस होने लगा है, उन राज्यों पर गौर करना जरूरी है। चलिए हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। बात कर लिया जाए बिहार का, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक अलग तरह के चुनावी शंखनाद का इजाद कर दिया है, चाहे जातीय जनगणना हो या आर्थिक सर्वे हो, तमाम मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को असहज तो बिहार से ही किया जा रहा है। तो पहले बिहार की बात कर लिया जाए। पिछले 2019 के चुनाव पर गौर कर लिया जाए तो बिहार में 40 में 39 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधनों की तरफ चली गई थी, जिसमें जदयू भी थी। और बात कर लिया जाए महाराष्ट्र का तो 48 सीटों में 41 सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने हासिल कर ली थी। बात कर लिया जाए पश्चिम बंगाल में तो 42 में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर चली गई थी। और बात कर लिया जाए आप झारखंड में तो 14 में से 12 सीटें वो चुनाव जीतकर चली गई थी। और सबसे बड़ी बात दक्षिण की बात होती है तो सबसे बड़ा किला भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में थी, जो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और 28 लोकसभा में 26 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। और यही शुरू होता है करीब 142 सीटों का गणित। इतनी बड़े सीटों में सबसे बड़ी सीट के रूप में 142 सीटों का जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखता है। और इसी पहाड़ को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते हुए नजर आते हैं। और गुजरात लोग भी अच्छी खासी परेशान होती हुई दिखती है, तभी तो वो कभी बंगाल जाती है, कभी बिहार, कभी कर्नाटक जाती है, कभी वो झारखंड आती है। तो इस तरह से वो तमाम चीजों को कवायद करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र का दौरा भी इसी ओर इशारा जरूर करता है। 5 राज्यों के इर्द गिर्द जब 2024 के चुनाव की कवायदें की जाने लगी हो तो इसे क्या कहा जाए, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 बार ईडी के बुलावे पर भी नहीं गए
वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए चले जा रही है कि वो झुकने का नाम नहीं लेने वाला है, वो झुकने वाला नहीं है। जिस तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव ना ईडी ना सीबीआई और ना आईटी से डरने वाले नजर आए, उसी तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने भी सभी तरह के कवायदे और किस तरह से कस ली। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री तमाम चीजों से इतर होकर अपने कामों में जुट गए हैं। वो कहते हुए नहीं चूकते हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सन्नाटा में आउट होना पड़ेगा। तो इसे क्या कहा जाए। और बात किया जाए पश्चिम बंगाल में, तो याद कीजिए 2 मई दीदी गई कि जो नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया, तो कैसे कहा जाएगा कि वो 18 सीटें बचा लेगी। क्योंकि दीदी भी इस बार अच्छे खासे नाराज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की मौजूदा सरकार से जरूर है। क्योंकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से केंद्र की सरकार ने घेरने की कोशिश की और चुनाव के समय में ही पूरी तरह से बदनाम करने का एक षड्यंत्र खेला गया, जिसे दीदी भुलाने के लिए तैयार नहीं बैठी है। और यही शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है दीदी का अपना सोच। कारण ही दीदी इंडिया गठबंधन में कवायदों के बीच ममता बनर्जी लाल झंडे के साथ भी अपने गठबंधन को साझा करने के लिए तैयार हो गई है। तो इसे क्या कहा जाए। बात महाराष्ट्र की कर लिया जाए तो बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि किसी न किसी तरह से शिंदे को तोड़कर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली और उनके सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना को जरूर लगा है, पूरी तरह से शिवसेना 2 फाड़ हो चली है। और इसी बीच जब उद्धव ठाकरे को अपनी अस्मिता का डर सताने लगा है, उनके खास चहेते जब संजय राउत ईडी के निशाने पर आईटी के निशाने पर आ जाए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुरानी शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, वो इस समय में भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। महाराष्ट्र के चाणक्य, अब बात कर लिया जाए महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार की, तो उनकी पार्टी को भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डेंट करने की कोशिश की और उसकी अस्मिता को भी ठेस लगा, उसके अरमानों पर जब पानी फेरने की कोशिश की गई, तो इस समय में शरद पवार भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। तो इन तमाम चीजों के बीच जिस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है, यह बात गुजरात लोबी भी अच्छी तरह से जानती है। और बात कर लिया जाए अगर उत्तर प्रदेश की, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तो 2014 और 19 के बीच में करीब 9 सीटों का नुकसान तो साफ होता हुआ दिखा भी। और इस समय में जब केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जिस तरह से योगी को ठेंगा दिखाने के तमाम प्रयास में जुटी हुई नजर आ रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा। और लगातार जब योगी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2-2 घंटे की मुलाकात हो और इस बीच में जब राजनीतिक गलियारों पर अमित शाह और योगी के बीच 36 के आंकड़े की निशानदेही करते हुए जब गोदी मीडिया नजर आवे, तो इसे क्या कहा जाए। तो इससे क्या कहा जाएगा। और इस तमाम चीजों के बीच में यह समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तेलंगाना के 119 सीटों में मात्र 8 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों में लगी, तो कहा क्या जाएगा। क्या दक्षिण के द्वार बंद हो गए। और उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो 40 विधानसभा का चुनाव मिजोरम में हुई, तो मात्र 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा। आंकड़े कुछ और कहते हैं और बताया कुछ और जा रहा है। और इस मामले पे आरएसएस जिस तरह से महारत हासिल करती है कि हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाकर खेलने की एक जो महारत है, वो आरएसएस के पास पहले से मौजूद है। जब भी कोई कहीं भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो संघ ये जरूर कहता है कि वो आरएसएस से जुड़े हैं। ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं। जब चुनाव जीत जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो आरएसएस कहते हुए नहीं थकती कि वो हमारा ही प्लेयर है। और जब दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर ही सिमट जाए,
तो उस वक्त में आरएसएस किस कोने पे सोई बैठी थी, इस पर बात करने के लिए आरएसएस भी तैयार नहीं बैठी। तो इस बातों से अंदाजा लगाया जाता है कि 142 सीटों का दर्द भारतीय जनता पार्टी को टीस की तरह महसूस हो रही है और वो अच्छी तरह जानती है कि 2024 के चुनाव यदि इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़े जाएंगे तो परिणाम कुछ और हो सकता है, आसान नहीं है। और इंडिया गठबंधन में यदि पूरी तरह से 1-to-1 चुनाव लड़ाने की कवायद जो की गई थी और अनकरीब इंडिया गठबंधन सब कुछ क्लियर कर दे तो लड़ाई बड़े दिलचस्प हो जाएगा, यह आसानी से कहा जा सकता है। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।